चलो अब हम लोग पढ़ते हैं ना प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्लास्टर ऑफ पेरिस का मैं वहाँ भूल गया था लिखना, यहाँ लिख दिया हूँ। प्लास्टर ऑफ पेरिस लिख लेना पूरा पूरा, फिर लिखना केमिकल फार्मूला CaSO4 इंटू हाफ H2O। चलो और सुंदर लिख दूँ क्या, CaSO4 इंटू हाफ H2O। तो इसका जो केमिकल नेम होगा कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट। H2O को हमेशा हाइड्रेट पढ़ते हैं। ठीक है, एक बात और सुनो तुम लोग, अगर ये न कहना चाहे कोई तो ये कह सकता है कैल्शियम सल्फेट हाफ हाइड्रेट। हाफ को हाफ ही कह दो, क्या करना है, लेकिन वैसे सेमी का है, हाँ सेमी 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 हेमी हाइड्रेट, हेमी हाइड्रेट। ठीक है, अब सुनो, इट इज़ प्रिपेयर्ड बाई, ये कैसे बनाया जाता है, इट इज़ प्रिपेयर्ड बाई हीटिंग ऑफ जिप्सम। हम जिप्सम को हीट करते हैं एट 373 केल्विन। 373 केल्विन का मतलब होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो अगर 100 याद हो, अच्छा लग रहा हो तो यही याद कर लो, 373 केल्विन। ठीक है, तो ये जिप्सम होता है कैल्शियम सल्फेट डाईहाइड्रेट। कैल्शियम सल्फेट डाईहाइड्रेट जो होता है ये जिप्सम होता है। ये क्या होता है, जिप्सम। ठीक है, और इसको हीट कर देंगे हम लोग 100 डिग्री सेंटीग्रेड, तो कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट। और देखो ये जो होता है 1/2 हाइड्रेट बाहर निकल जाता है। ठीक, एक बात याद रखना, अगर ये पूरी तरीके से इससे ज़्यादा हीट कर दो, इससे 100 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा टेम्परेचर कर दो, तो ये रिएक्शन याद रखना। अब ये यहाँ तक तुम्हारा हो गया ख़त्म। मैं एक्स्ट्रा एक बात बता रहा हूँ। ठीक है, अगर तुमने क्या किया, जिप्सम को 100 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा टेम्परेचर दे दिया, तो ये हाइड्रेटेड नहीं बनता है, ये पूरा पूरा एनहाइड्रस कैल्शियम सल्फेट बनता है। The temperature during the heating should not be allowed to rise the 373 Kelvin. Otherwise, whole it water is lost and anhydrous calcium sulfate is obtained. ठीक है, जिससे इसके हार्डनेस पे इफेक्ट पड़ता है, हार्डनेस कम हो जाती है। पता है ना, हाँ ये पता है ना कि मतलब प्लास्टर ऑफ पेरिस का क्या होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस हार्डनेस के लिए होता है। जब कभी क्या होता है, जिन लोगों के हाथ पैर मतलब टूट जाते हैं, कहीं पे बोन्स ब्रेक हो जाता है, तो उसके ऊपर हम प्लास्टर ऑफ पेरिस लगा देते हैं। तो अगर याद रखना, तुम 100 डिग्री ज़्यादा सेंटीग्रेड हीट कर दोगे तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, वो ये मतलब पूरा वाटर हट जाएगा और एनहाइड्रस कैल्शियम सल्फेट केवल बचेगा। ठीक है, तो ये बात भी लिख लेना नीचे, और बाकी अच्छा। ठीक है, यूज़ देखो क्या होता है, इट इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग द मोल्ड्स फॉर टॉय पोट्री और क्रेन, क्या लिखा है, क्रेन मीन्स। ठीक है, ETC फॉर मेकिंग द स्टैचू मॉडल्स एंड द अदर डेकोरेटिव मटेरियल। इट इज़ फायर प्रूफिंग मटेरियल बनाने के लिए, फायर प्रूफिंग। और मेडिकल साइंस इन प्लास्टर फॉर सेटिंग द ब्रोकन एंड फ्रैक्चर बोन्स। ये तो हमने बता ही चुके हैं कि इसका यूज यहाँ किया जाता है। अब बाकी ये 3 याद कर लेना। ठीक है, तो यूज़ भी हम लोगों का हो गया। अब आते हैं, देखो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, वही जो तुम सेमी हेमी डाइहाइड्रेट पढ़ते थे, वही अब मैं बता दूं। आखिर वाटर ऑफ उसे बोलते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ऐसे वाटर जो क्रिस्टल के फॉर्म में पाया जाए उसे वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। इट इज़ फिक्स्ड, देखो इट इज़ अ फिक्स्ड नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन वन फार्मूला यूनिट ऑफ अ साल्ट। किसी भी साल्ट के अलॉन्ग में क्या लगा होता है, वाटर मॉलिक्यूल लगा रहता है। फिक्स नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल आर प्रेजेंट। तो वही जैसे जिप्सम में क्या होता, कैल्शियम सल्फेट इनटू डाईहाइड्रेट, तो दो H2O है ना, तो ये डाईहाइड्रेट हैज़ 2 मॉलिक्यूल ऑफ ए क्रिस्टलाइजेशन। तो बात समझ में आ गई, ये तुम्हारे हो गए वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। देखो इनहाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट देयर आर 5 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर क्रिस्टलाइजेशन। अच्छा, अगर कैल्शियम सल्फेट में देखोगे तो 5 हाइड्रेटेड मॉलिक्यूल है। तो बात समझ में आ गई ना कि जो ये आगे वाले वाटर्स होते हैं उन्हें बोलते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। सुनो, ये इस तरीके से तो अगर जो ये देखा जाए तो ये हमारा यहाँ ख़त्म हो गया, लेकिन अभी भी हमने एक चीज़ छोड़ा था, इम्पोर्टेंस ऑफ pH वैल्यू। pH पढ़ा दिया था लेकिन इम्पोर्टेंस नहीं पढ़ाया था उसका। इसके बाद अब वही पढ़ा दूंगा, फिर मेरा पूरा का पूरा ये ख़त्म हो जाएगा, एसिड बेस एंड सॉल्ट। और तुम लोगों को NCERT के क्वेश्चन करने हैं और पूरा एसिड एंड बेस अच्छे से लर्न कर लेना है। ठीक है, चलो अब हम लोग पर क्या हेडिंग डाल दो तुम लोग, इम्पोर्टेंस ऑफ pH वैल्यू। चलो
हेडिंग पढ़ गए ना, इम्पोर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ। ठीक है, ये हमारा बीच का टॉपिक था। चलो पढ़ते हैं। इन ह्यूमन बीइंग एंड प्लांट, इन ह्यूमन एंड प्लांट में देखो क्या होता है। हम बता दें पहले ही, ह्यूमन और जो प्लांट होते हैं दोनों लोग एक स्पेसिफिक रेंज ऑफ पीएच पे काम करते हैं। अगर पीएच उससे ज़्यादा हो जाए या पीएच उससे कम हो जाए, दोनों में भी सर्वाइव करना डिफ़िकल्ट हो जाता है। वो जो स्पेसिफिक रेंज होता है वो 7.7 से 7 to 7.8 होता है। देखो 7 पे हम बहुत अच्छा वर्क करते हैं, ठीक है, न्यूट्रल पे, और 7 to 7.8 होता है, ठीक है। और बाकी इससे जैसे जैसे बढ़ोगे ज़्यादा बेसिक होते चला जाएगा मीडियम, और हमारे लिए प्रॉब्लम है, या घट जाए तो भी प्रॉब्लम है, समझे। तो ये एक स्पेसिफिक रेंज ऑफ पीएच पे ऑल ह्यूमन एंड प्लांट्स आर वर्क प्रॉपरली, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ अ रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन आवर बॉडी आर इन पीएच रेंज 7 to 7 point. If the pH falls below the 7 or rise above the 7.8, the surviving of living organism become difficult. For a healthy growth of a plant, समझ आ रहा होगा, इसमें कोई बहुत टफ इंग्लिश नहीं लिखी गई है और बिल्कुल वही चीज़ लिखी गई है। हाँ, जितना मैं ये लिखा हूँ ये याद रखना, इतना तो तुम्हें एग्ज़ाम में लिखना पड़ेगा। बाकी किसी और बुक में कहीं देख लेना, इसे बहुत बढ़ा चढ़ा के कहीं लिखा होगा, कहीं बहुत छोटा, इसलिए बेस्ट तरीके से हमने लिख दिया। और यही 4 रीज़न तुम्हारे में होंगे भी, कोई भी बुक पढ़ना है 4 रीज़न होंगे, और 4 रीज़न हमेशा पूछे भी जाते हैं, ठीक है। द सर्वाइविंग ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म बिकम डिफिकल्ट फॉर हेल्दी ग्रोथ ऑफ अ प्लांट। ग्रोथ जब प्लांट का ग्रोथ जब हेल्दी तभी होता है अगर सॉइल किसमें, मिट्टी में जो जिसमें हम लोग लगा रहे हैं, और देखो जहाँ पे ये क्या बोलते हैं, बेसिसिटी बढ़ जाती है, या उससे हाँ एसिडिटी या बेसिसिटी एसिडिटी बढ़ जाती है जिस सॉइल की, उसे अनफर्टाइल सॉइल कहते हैं। और इसको हम न्यूट्रलाइज करने के लिए इसमें कोई भी एक माइल्ड बेस को हम लोग मिलाते हैं, समझ आए ना। मतलब कोई वहाँ पे वो लोग क्या करते हैं, वहाँ पे या तो डिफरेंट टाइप्स का क्रॉप्स मतलब ऐसा क्रॉप ग्रो कर देते हैं, या फिर कोई ना कोई ग्रीन वेजिटेबल वहाँ पे मैन्योर मिला के अपना ठीक करते हैं, ठीक है। तो याद रखना किसी भी सॉइल का क्या हो जाती है, एसिडिटी बढ़ जाती है, तो वो अनफर्टाइल हो जाता है। मतलब समझ गए, सॉइल की अगर जो पीएच बढ़ गया तो सॉइल ख़राब हो जाता है। इसीलिए क्या होता है, फॉर अ हेल्दी ग्रोथ ऑफ अ प्लांट द सॉइल should have a specific pH which is neither highly alkaline nor highly acidic। नहीं ज़्यादा एल्कलाइन होना चाहिए, ऐसे एल्कलाइन मतलब समझ रहे हो, बेसिक नहीं होना चाहिए, ना ही एसिडिक होना चाहिए। ये चीज़ हो गया इन प्लांट है, समझ आ गया। डाइजेस्टिव सिस्टम, ये शायद तुम लोगों ने जिसने लाइव प्रोसेस पढ़ा होगा उसको पता होगा कि हमारा जो स्टमक होता है उसमें HCl सिक्रीट होता है। जो हमारा स्टमक होता है वहाँ क्या सिक्रीट होता है, HCl ड्यू टू क्या करने के लिए, डाइजेशन ऑफ फूड के लिए इस HCl सिक्रीट होता है, ठीक है। और HCl का जो रेंज होता है जो बहुत हाईली एसिडिक होता है, लेकिन मान लो उससे ज़्यादा एसिडिटी बढ़ जाती है, एसिड बढ़ा दें हम किसी तरीके से, जैसे चाय पीने से, चाय एक एसिड है और बाकी तो हम पहले से ही हम बोले तो HCl का सिक्रीशन होगा। अब दोनों एक दूसरे से रिएक्शन कर रहे हैं तो क्या हुआ, एसिड की जो तुम्हारे स्टमक है उसमें एसिड की क्वांटिटी बढ़ गई, ठीक है, क्वांटिटी। अब एसिड क्वांटिटी बढ़ गई, उसे हमें कम करना है, एसिड को कम करना है, तो कोई एक बेस ले लो। बेस क्या ले लोगे, सोडियम बाइकार्बोनेट, बेकिंग सोडा जो तुम लोगों ने पढ़ा है, कोई भी एक बेस ले लो, वो एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देंगे, फिर तुम्हारा फिर से मतलब तुम्हें एसिडिटी से रिलीफ मिल जाएगा। HCl इज प्रोड्यूस in our stomach which help in the digestion of food, but if the amount of acid is produced beyond the required limit, एसिड प्रोड्यूस होता है हमारे पेट में, एसिड होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बट इफ़ द अमाउंट ऑफ एसिड प्रोड्यूस इज बियॉन्ड द रिक्वायर्ड लिमिट इट कॉजेज पेन, ये पेन का, एंड इरिगेशन इन द स्टमक, द पेन कैन बी कॉज्ड बाय द एंट, ठीक है। हाँ, कोई भी एंट एसिड मतलब होता है एंटी एसिड, मतलब जो एसिड के जस्ट अपोजिट हो, याद रखना। ए एंट एसिड जो ये लिखा गया है इसका मतलब होता है एंटी एसिड, एसिड का अपोजिट। एसिड का अपोजिट क्या होता है, तो इस एंटी एसिड को हटा के बेस कह दो, इस एंट एसिड बेस, तो वो भी बात सही है, क्यों, क्योंकि एसिड का अपोजिट बेस, ठीक है। तो एंड इरिगेशन इन द स्टमक, दिस पेन इज क्योर्ड बाय एंट एसिड, इसे हम कैसे ठीक करते हैं, क्योर्ड करते हैं कैसे, वीक हाँ, लाइक द मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड,
द बेस इज न्यूट्रलाइज दिस एक्सिस ऑफ एसिड प्रोड्यूस, जो एक्सिस ऑफ एसिड हो उसे प्रोड्यूस किया, उसे क्या कर देगा, न्यूट्रलाइज कर देगा। चलो हम लोग तीसरे पाते हैं, टूथ डिकेड कॉज्ड बाय एसिड। ठीक है, अब चलो देखो टूथ हमारे जो होते हैं ख़राब क्यों होते हैं इसको मैं बताऊं। तो टूथ का ये होता है कि देखो हमारे पास क्या है, हमने मान लो कोई भी शुगर चॉकलेट खाया, ठीक है, अब हमारे टीथ में वो कहीं ना कहीं मान लो लगा हुआ, लग जाता ही जाता है। तो होता क्या, शुगर ऑलरेडी, शुगर को क्या करता है, वहाँ जो एसिड होता है उसको शुगर के मॉलिक्यूल में तोड़ देता है, ठीक है, और शुगर ज़्यादा से ज़्यादा हो जाएगा तुम्हारे पास, ठीक है। अब शुगर एसिड, अच्छा शुगर जब टूटेगा तो एसिडिक एसिड, मतलब वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा एसिड प्रोड्यूस कर देगा। ऑलरेडी हमारे माउथ में, स्टमक में एसिड होता ही होता है, तो माउथ की बात हो रही है यहाँ पे, एसिड ज़्यादा से ज़्यादा हो जाता है। और वो क्या करते हैं, जो इनेमल हम लोगों के होते हैं, जो कैल्शियम फॉस्फेट से बने होते हैं, कैल्शियम फॉस्फेट्स होते हैं, बहुत हार्ड होते हैं, इतना जल्दी, लेकिन उनके ऊपर इनकी क्या हो जाती है, लेयर बनती चली जाती है, और धीरे धीरे ये क्या करते हैं, उसे डीके करने लगते हैं, ख़राब करने लगते हैं शुगर वाले सब्सटेंस। इसीलिए हमें ज़रूरी है हमेशा या तो भाई कुछ खाने के बाद वो करें, ठीक है, या तो फिर हाँ ठीक है, तो ये याद रखना कि मतलब तुम्हारे पास क्या होगा, शुगर का कोई सब्सटेंस खाओगे तो उसमें एसिड में वो क्या कर देता है, उससे एसिड में ब्रेक डाउन कर देता है, और माउथ में हमारे एसिडिटी बढ़ जाती है, बहुत ज़्यादा एसिड। और तुम्हें पता है जब ज़्यादा एसिड हो जाता है तो फिर वो क्रोड करने लगता है किसी भी चीज़ को। इफ़ द pH ऑफ आवर माउथ फॉल्स बिलो द 5.5 दिस सॉल्यूशन ऑफ ए कैल्शियम सल्फेट स्टार्ट, क्या होता है उसमें कैल्शियम सल्फेट स्टार्ट होने लगता है, डिज़ोल्व होना, और क्या हो जाएगा, स्टार्ट टूथ डिके बीइंग, तो इसका मतलब है टूथ तुम्हारा ख़राब होना धीरे धीरे चालू हो जाता है। सेल्फ डिफेंस एंड एनिमल प्लांट एंड थ्रू द केमिकल वेलफेयर, ठीक है, जानते हो जब हमें कोई स्टिंग एंड आर हनी बी, ठीक है, आर येलो एंड इंजेक्ट द मेथेनोइक एसिड ड्यू टू द विच वी विल फील द पेन टू गेट रिलीफ सोल्यूशन ऑफ माइल्ड बेस। हम क्या करते हैं, जब कोई भी चींटी या कोई भी हमें काट ले और वहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा पेन हो रहा, तो कोई भी एक माइल्ड बेस तुम लगा लो तो उससे रिलीफ मिल जाता है। सच एज द बेकिंग सोडा इज़ यूज्ड है, ठीक है, लिखा गया है ना यही, अब तुम लोग खुद पढ़ना देखना, लिखा यही है। स्टिंग ऑफ हनी बी आर येलो एंड इंजेक्ट द मेथेनोइक एसिड, क्या करती हैं ये लोग, मेथेनोइक एसिड इंजेक्ट करती हैं, मतलब जब तुम्हें काटती हैं जो तुम्हें दर्द होता है वो ड्यू टू द मेथेनोइक एसिड की वजह से। एक एसिड है, इसको एसिड को ख़त्म करना है, हटाना है, तो क्या करोगे, एक बेस मिला दो। टू गेट रिलीफ अ सोल्यूशन ऑफ अ माइल्ड बेस सच एज द बेकिंग सोडा इज यूज्ड। स्टिंगिंग हेयर आर द नेटल लीव्स मेथेनोइक एसिड कॉजिंग द बर्निंग पेन, ठीक है, समझ आई बात, ठीक, अब यहाँ तक कर डालो बस, अब आज से एसिड बेस खत्म।